गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे चैनल विवेक एजुकेशनल हब पे। इससे पहले जो है हम सामाजिक विज्ञान क्यों जरूरी है हमारे जीवन में, इसके बारे में हमने अध्ययन किया था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अध्याय 1, जो कि क्लास 6 का NCERT ये है। इसमें पहला जो चैप्टर है वो है पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति। अगर आप इसी तरीके के SST हमसे सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं। इसमें पहले ही लाइन पे बताया गया पृथ्वी अंतरिक्ष में स्थित है, जो जल, पृथ्वी, अग्नि और वायु से बनी हुई है और यह गोलाकार है। कभी कभी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि पृथ्वी किस साइज का है, तो वहां पे आपको बोलना होगा कि गोलाकार है। यह सभी स्थलीय और जलीय प्राणी से घिरी हुई है। जो है ये आर्यभट्ट का कथन है, जो कि लगभग 500 सन में बोले हुए थे। इसमें पहले कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हम आपको पिछले क्लास में भी बताए थे कि जब भी कोई चैप्टर स्टार्ट होगा उसका जो स्टार्टिंग में ही है कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। इस क्वेश्चन का आपको आंसर ढूंढना है और हमें कमेंट कीजिएगा। पहला इसमें क्वेश्चन है, मानचित्र क्या है और इसका उपयोग कैसे करते हैं, इसके मुख्य घटक क्या है। तो सबसे पहले आपको पता लगाना होगा कि भैया मानचित्र है क्या और इसका क्या उपयोग है हमारे जीवन में। अगर मान लीजिए मानचित्र नहीं रहेगा तो हम किस किस चीजों का उपयोग नहीं कर सकते, इसके मुख्य जो घटक है वो क्या है, ये पहला क्वेश्चन है आपका। दूसरा क्वेश्चन, निर्देशांक क्या है, पृथ्वी पर किसी स्थान को अंकित करने के लिए अक्षांश और देशांतर का उपयोग कैसे किया जाता है, यह आपका दूसरा क्वेश्चन है। और तीसरा क्वेश्चन है, देशांतर से स्थानीय समय और मानक समय कैसे संबंधित है। इस तीनों क्वेश्चन का जवाब आपको ढूंढना है। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1, जो कि पहला ही पॉइंट्स दिया गया है कि कल्पना कीजिए कि आप पहली बार किसी नगर की यात्रा कर रहे हैं। अगर उस नगर में आप जिस स्थान की यात्रा करना चाहते हैं उनका पता कैसे लगाएंगे। आप सहायता के लिए किसी स्थानीय व्यक्ति से पूछ सकते हैं अथवा उस नगर के मानचित्र को देख सकते हैं। तो यहाँ कहने का कथन ये है कि जब भी हम किसी गांव में जाते हैं या शहर में जाते हैं तो उसके शहर के बारे में कैसे पता लगाते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमको किसी मॉल में जाना है, किसी बाजार में जाना है, तो जब हम पहली बार उस जगह पे जाएंगे तो कैसे पता लगाएंगे। तो जो वहाँ के लोग हैं, जो स्थानीय लोग वहाँ रह रहे हैं, उन्हीं से ना पूछते कि भैया बाजार कहाँ है, मॉल कहाँ है, तो हमें बताते हैं कि ऐसे ऐसे जाइएगा तो आपका मॉल मिल जाएगा। ठीक उसी तरीके से अगर मान लीजिए कि आज टेक्नोलॉजी काफी डेवलप कर चुका है, हम लोग काफी डेवलप कर चुके हैं, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में बताया है कि तकनीकी किस तरीके से हम विकसित कर चुके हैं, जो कि आप पिछले क्लास में पढ़े हुए थे। तो आज के डेट में क्या है कि हम किसी भी जगह पे जाते हैं तो सिंपली मैप का इस्तेमाल करके इजिली हम उस जगह का पता लगा लेते हैं। वही यहाँ पे कथन है। पिछली कक्षाओं में आपने मानचित्र के बारे में कुछ बातें सीखी थी और इस अध्याय में इसका विस्तृत रूप अध्ययन करेंगे। आइए एक खेल खेलते हैं। नीचे दिए गए कुछ लघु नगर के मानचित्र का निरीक्षण कीजिए। जो चित्र पॉइंट 1.1 में यहाँ जो दिया है इसके बारे में बताया गया है। कल्पना कीजिए कि आप रेलवे स्टेशन पर एक रेलगाड़ी से अभी अभी उतरे और मानचित्र पर अंकित बैंक में जाना चाहते हैं। आप किसी मार्ग से जाएंगे, क्या कोई अन्य संभावित मार्ग भी है? क्या आप इस मानचित्र में सार्वजनिक उद्यान, विद्यालय और संग्रहालय का भी पता लगा सकते हैं? यदि आप बैंक से बाजार तक जाना चाहते हैं तो आप किस मार्ग को चुनेंगे? ऐसी परिस्थिति में क्या मानचित्र का उपयोग में आता है? मतलब क्या कि हमारे पास एक मानचित्र दिया गया है और इनका कथन है कि देखिए भैया हम रेलवे स्टेशन से उतरे और हमको जाना है बैंक। तो हम क्या करेंगे कि मानचित्र के अकॉर्डिंग जो है हम जैसे जैसे मानचित्र में बताया गया है वैसे वैसे जो है इजिली हम बैंक में पहुंच सकते हैं। बैंक में पहुंचने के साथ साथ मानचित्र की मदद से हम ये भी देख सकते हैं कि संग्रहालय कहाँ है, बाजार कहाँ है ना, विद्यालय कहाँ है, चिकित्सा कहाँ है। तो वो मानचित्र की मदद से आप इजिली जो है वह देख सकते हैं। अब कई बार लोगों को कंफ्यूजन होगा
कि कैसे हम उत्तर, पश्चिम, पूरब, दक्षिण का पता लगाएंगे। तो ये बहुत सिंपल है, आप पिछले क्लास में भी पढ़े होंगे, और अगर नहीं पढ़े होंगे तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिस दिशा में सूरज निकलता है, कई बार क्या होता है ना कि हमको दिशा का जानकारी नहीं होता है। जैसे आप मान लो कि दिल्ली चले गए, तो वहां आपको लगेगा कि अरे मेरे गांव में तो या मेरे शहर में सूरज इस दिशा से निकल रहा था, इधर इस दिशा से निकल रहा है। तो वहां पैनिक नहीं होना है। जिस दिशा से सूरज निकला है उधर आपको फेस करना है और अपने दोनों हाथों को फैला देना है। जब आप दोनों हाथों को फैलाइएगा तो जिस दिशा में आपका सूरज है और जिस दिशा में आप सूरज की तरफ अपना चेहरा किए तो आपका जो पीठ है वो पश्चिम हो जाएगा, है ना। राइट हैंड आपका दक्षिण हो जाएगा और लेफ्ट हैंड जो है आपका उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से बड़ी आसानी से जो है हम दिशा का पता लगा सकते हैं। मानचित्र स्थानों का पता लगाने के लिए एक मार्गदर्शक की तरह है, जो यह दर्शाता है कि किसी स्थान की स्थिति कहाँ और वहां तक कैसे पहुंचा जा सकता है। मानचित्र के दाएं कोने के शीर्ष पर स्थित 4 तीरों पर ध्यान दीजिए। हम आगे देखेंगे कि वे कैसे कुछ विशिष्ट दिशाओं को इंगित करते हैं और मानचित्र समझाने में अधिक सहायता करते हैं। ये जो इस ड्राइंग के बारे में बता रहा है, जो हम आपको पहले ही बता दिए हैं कि उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम कैसे जो है निकाला जाता है अगर मान लीजिए किसी भी हम शहर में जाते हैं तो। इसके बाद कुछ आपका जो है क्वेश्चन दिया जाता है। चिकित्सालय को अंकित कीजिए। जो मानचित्र दिया गया है इसमें चिकित्सालय कहाँ है, नीले रंग से दिखाइए गए क्षेत्र को दर्शाइए। जो नीला रंग है उसको क्षेत्र को दर्शाना है। तो ये कुछ मानचित्र से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है। अब जानते हैं कि भैया मानचित्र और उसके घटक कौन कौन है। मेन इंपॉर्टेंट यहाँ है कि मानचित्र क्या है और उसके घटक क्या क्या है। तो इसमें आप देखिएगा कि इस साधारण उदाहरण से समझ सकते हैं कि मानचित्र किसी भी क्षेत्र का एक प्राकृतिक चित्रण या रेखांकन है। यह एक लघु क्षेत्र जिसको गांव या कस्बा बोलते हैं, एक बृहद क्षेत्र, मान लीजिए कि आपका जनपद या राज्य, जैसे मान लीजिए कि अगर मैं अभी बिहार से हूं तो अगर हमको यहाँ का देखना है कि बिहार का नक्शा देखना है तो हम क्या करेंगे, इंडिया का खोलेंगे तो बिहार का तो दिखेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे कि बिहार का मानचित्र ले लेंगे। अगर मान लीजिए कि हमको किसी गांव का देखना है या किसी जिला का देखना है, जैसे मान लीजिए कि हमको सीतामढ़ी का देखना है, तो क्या करेंगे, फिर सीतामढ़ी का स्पेशल मानचित्र लेंगे जिसमें सीतामढ़ी की सारी जानकारी होगी कि सीतामढ़ी किस दिशा में है, कहाँ क्या है, उसकी जानकारी होगी। अगर बिहार के बारे में जानना है तो फिर बिहार के मानचित्र को देखेंगे, और भारत के बारे में जानना है तो भारत के मानचित्र को देखेंगे। अथवा भारत जैसे एक अति विशाल देश या संपूर्ण विश्व भी हो सकता है। मानचित्र में आप सतह को ऐसे देखते हैं जैसे आप उसे ऊपर से देखते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि उसके घटक कौन कौन से हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे मान लीजिए कि एटलस किसको बोलते हैं, कई बार क्वेश्चन में आता है कि एटलस किसे कहते हैं। तो मानचित्रों की एक पुस्तक या संग्रह जो है वह एटलस कहलाती है। जैसे कि आप जानेंगे मानचित्र अनेक प्रकार के होते हैं। कौन कौन से मानचित्र होते हैं भैया, तो पहला तो होता है भौतिक मानचित्र। अब भौतिक मानचित्र क्या है, तो वैसा मानचित्र जिसमें पर्वतों, महासागरों और नदियों को दर्शाया जाता है। कभी कभी होता है ना कि हम कोई मानचित्र ले लेते हैं तो आप मानचित्र में क्या देखोगे, कहीं आपको पर्वत दिख रहा है, महासागर दिख रहा है, नदी दिख रहा है। अगर हमको नदियों के बारे में पता करना है तो उस केस में हम भौतिक मानचित्र लेंगे, है ना। भौतिक मानचित्र का इस्तेमाल करेंगे जिसमें आपको पर्वत, महासागर और नदी दिख जाएगा। अगर मान लीजिए कि हमको राजनीतिक मानचित्र लेना है, जैसे मान लीजिए कि बिहार का नक्शा हमको देखना है कि कहाँ है, उसके आसपास के राज्य के बारे में पता करना है, तो फिर हम राजनीतिक मानचित्र लेंगे। जैसे देशों या राज्य, सीमा, नगरों आदि को दर्शाते हैं, है ना। तो ऐसे मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। और उसके बाद है थीमेटिक मानचित्र। थीमेटिक मानचित्र क्या है, तो विशिष्ट प्रकार की सूचना प्रदान करने के लिए, है ना। उदाहरण के लिए पुस्तकालय में जो चित्र 6.3 और 8.1 में दिया गया, जो हम आपको नीचे बता ही देंगे, है ना। तो ये जो है थीमेटिक मानचित्र का जो है आपका एग्जाम्पल है। तो किसी भी मानचित्र के 3 प्रमुख घटक होते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मानचित्र के कितने घटक होते हैं, तो भैया मानचित्र के 3 घटक होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो वो होता है दूरी, दिशा और प्राकृतिक चिन्ह। क्या क्या होता है, दूरी, दिशा और प्राकृतिक चिन्ह। आप चित्र 1.1 को देखते हुए प्रथम 2 के बारे में पहले ही जान चुके हैं। आइए अब इन्हें अधिक सटीक ढंग से परिभाषित करें।
मतलब आपको जो पिक्चर ऊपर दिखाए हुए थे मानचित्र वाला, तो इसमें हम आपको बता दिए थे कि ये भैया उत्तर है, दक्षिण है, पश्चिम है, पूरब है, उसी के बारे में यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि दूरी, दिशा और प्राकृतिक जो चिन्ह होता है इसके बारे में जो बताया जाता है। तो उसी के सटीक के बारे में जो है हम यहाँ जानेंगे। क्या आप कभी अंचभित हुए हैं? एक बृहद क्षेत्र को कागज के एक छोटे टुकड़े पर कैसे प्रस्तुत किया जाता है? जैसे मान लीजिए कि हमको पूरे विशाल भारत को देखना है। अब भारत को देखना है तो एक ही कागज पे आप देखते होंगे कि भारत अटा हुआ है। आप अपना स्कूल का जब मैप देखते होंगे उसमें मैप में देखिएगा कि एक ही पेज में पूरा भारत का नक्शा बना हुआ है। तो कैसे आप जानोगे? तो उसको जो होता है कि एक स्केल की मदद से दर्शाया जाता है। स्केल की सहायता से किया जाता है। आइए हम एक लघु नगर के हमारे मानचित्र पर वापस आ जाते हैं। मानचित्र जैसे कि यहाँ मुद्रित है, इसका प्रत्येक सेंटीमीटर धरातल पर एक निश्चित दूरी का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे मान लीजिए कि हम 1 सेंटीमीटर खींच रहे हैं, तो 1 सेंटीमीटर को हम ऐसे मान सकते हैं कि भैया 10 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर है या 100 किलोमीटर है। इस तरीके से हम मान सकते हैं। अगर मान लीजिए कि हमको पूरे भारत को एक ही पेज पे बनाना है, तो भारत का जो क्षेत्रफल है उतना तो क्षेत्रफल हम नहीं ना बना सकते हैं कागज पे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि 1 सेंटीमीटर को मान लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर, या 1 सेंटीमीटर बराबर 1000 किलोमीटर, 500 किलोमीटर। इसके अकॉर्डिंग जब हम बनाते हैं तो इजिली जो है हमारा जो मैप है वो बनकर तैयार हो जाता है एक ही पेज में। वही यहाँ पे बताया गया है। इसका प्रत्येक सेंटीमीटर धरातल पर एक निश्चित दूरी का प्रतिनिधित्व करता है। माना कि 500 मीटर है तो हम कहेंगे कि स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 500 मीटर। अभी हम आपको बताएं, चूंकि ये 500 मीटर नगर पे ले रहा है, हम आपको भारत पे बताएं इसलिए मैंने किलोमीटर पे लिया। तो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। ये जरूरी नहीं कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू हम 500 मीटर ही लें। वो किताब में लिखा हुआ 500 मीटर, आपका मन है कि भैया हम 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1000 किलोमीटर ले, तो ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते भाई। अब इस पाठ्य पुस्तक के अध्याय 5 के चित्र 5.2 में भारत के मानचित्र को देखेंगे। स्केल नीचे बाएं कोने की एक रूलर के द्वारा दर्शाई गई, जिसकी लंबाई ऊपर 500 और किनारे पर किलोमीटर लिखी हुई है। सामान्यतः इसका अर्थ यह हुआ कि जो रूलर मुद्रित मानचित्र 2.5 सेंटीमीटर मापता है वह भूमि पर 500 किलोमीटर को दर्शाता है। वही हम आपको बोले हैं, मान लीजिए कि हम सेंटीमीटर कुछ भी लें, है ना, और उसका किलोमीटर कुछ भी मान लें। जैसे मान लीजिए कि हम 1 सेंटीमीटर ले रहे हैं तो हम उसका 500 किलोमीटर मान रहे हैं, 1000 किलोमीटर मान रहे हैं। तो वहीं पे ये कह रहा है कि भैया हम 2.5 सेंटीमीटर लिए, लेकिन जब हम धरती पर नापेंगे तो 500 किलोमीटर है ना। तो कागज पे 2.5 सेंटीमीटर, लेकिन धरती पे 500 किलोमीटर है। इसलिए मानचित्र पर चिन्हित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की वास्तविक दूरी उस स्केल पर निर्भर है जिसका मानचित्र उपयोग करता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मानचित्र का जो उपयोग है वह किस पे निर्भर करता है, तो वास्तविक दूरी पर वो निर्भर करता है। इस बात को याद रखिएगा। किसी विद्यालय के खेल मैदान का एक साधारण मानचित्र बनाइए। मान लीजिए कि यह 40 मीटर लंबा और 30 मीटर चौड़ा आयताकार क्षेत्र है। इसे अपने रूलर की सहायता से 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर के स्केल पर सटीक ढांच से खींचिए। अब इस आयताकार क्षेत्र के निर्माण को मापिए। आपके द्वारा की गई माप प्रत्येक सेंटीमीटर की है, कितने सेंटीमीटर की है। स्केल की सहायता से खेल मैदान के विकर्ण की वास्तविक लंबाई की मीटर में गणना कीजिए। अच्छा, आप बताइए ये क्या है। आप देखते होंगे कि जब हम पुराना फिल्म वगैरह देखते हैं या कभी हम जंगल वगैरह में सैर करने जाते हैं तो वहां हमको इस तरीके का एक ले जाना पड़ता है। तो इसको क्या बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं आप कमेंट कीजिए, तब तक हम आगे चैप्टर बताते हैं। आइए लघु निर्माण के मानचित्र चित्र 1.1 में दिए गए दाईं और शीर्ष पर स्थित 4 तीरों पर वापस आते हैं। ये 4 दिशाओं को इंगित करते हैं। शीर्ष पर उत्तर और घड़ी के कांटों की दिशा को घूमते हुए पूर्व, दक्षिण तथा पश्चिम। इन्हें चतुर्थांश या प्रधान बिंदु भी कहते हैं। आपसे पूछा जा सकता है भैया प्रधान बिंदु क्या कहते हैं। इसके अतिरिक्त मध्यवर्ती दिशाओं उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व,
दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम की भी उपयोग करता है। अधिकतर मानचित्र में उत्तर अक्षर से अंकित एक तीर होता है जो उत्तर दिशाओं को अंकित करता है। हम लोग क्या करते हैं ना कि दिशा को नापना होता है तो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण देख लेते हैं, लेकिन भैया उत्तर और पूरब के बीच में जो कोण बनेगा इसको तो आप उत्तर पूरब कहोगे ना। जैसे मान लो पूरब और दक्षिण के बीच में कोई कोण बन रहा है तो इसको आप कौन सा कोण बोलोगे? दक्षिण पश्चिम बोलोगे। फिर पश्चिम और दक्षिण के बीच में कोई कोण बन रहा है तो उसको बोलोगे दक्षिण पश्चिम, और जो पश्चिम और उत्तर के बीच में कोण बन रहा है उसको बोलेंगे उत्तर पश्चिम, है ना। तो इस तरीके से जो है ये हमको इंडिकेट करता है। मानचित्र प्रतीक चिन्ह मानचित्रों का एक और महत्वपूर्ण घटक है। हमारे मानचित्र में वास्तविक भावनों और कुछ अन्य अवयवों के लघु आरेख है ना है, लेकिन एक बड़े नगर या एक देश के मानचित्र पर इन सभी के चित्रण के लिए पर्याप्त स्थान नहीं होगा। इसकी जगह इन आकृतियों के रेखांकन के लिए चिन्हों का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए भवनों के विभिन्न प्रकार जैसे रेलवे स्टेशन, विद्यालय, डाकघर, मार्गों, रेलवे लाइन और नदी ताल या वन के प्रतीक चिन्ह इस तरीके के मानचित्र पर उपलब्ध सीमित स्थान पर अनेक वितरण दर्शाए जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसी तरीके का बोर्ड है। अब मान लो कि हमको रेलवे लाइन शो करना है, मानचित्र पे कैसे शो करेंगे भैया? रेलवे लाइन थोड़े ना बना देंगे। तो रेलवे लाइन बनाने के लिए क्या करेंगे? जैसे बड़ी लाइन बनाना होगा तो इस तरीके का बना देंगे, छोटी लाइन बनाना होगा तो इस तरीके का बना देंगे, रेलवे स्टेशन बनाना होगा तो ये वाला बना देंगे। उसी तरीके से फिर अगर मान लीजिए पक्की सड़कें बनाना होगा तो ये वाला सीधा स्ट्रेट लाइन खींच देंगे तो पक्की सड़क हो गया। कच्ची सड़क बनाना होगा तो डॉट लाइन खींच देंगे तो कच्ची सड़क बन जाएगा। अगर मान लीजिए हमको सीमा को इंडिकेट करना होगा, सीमा वो वाली नहीं, सीमा मतलब बॉर्डर की हम बात कर रहे थे। जैसे मान लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा अगर आपको शो करना हो तो इस तरीके का है। राज्य सीमा ये वाला हुआ आपका, है ना। एक लाइन खींचेंगे, डॉट करेंगे, एक लाइन खींचेंगे, डॉट करेंगे, एक लाइन खींचेंगे, तो ये हमारा जो है राज्य सीमा हुआ। उसके बाद जिला सीमा की बात करें तो इसमें डॉट करेंगे नहीं, आपका सीधे लाइन खींच देंगे, और वो भी पूरा लाइन नहीं खींचेंगे। उसके बाद है कुआं, नदी, तालाब, नहर, सेतु को शो करना होगा तो इस तरीके से शो कर देंगे। आप देखते होंगे कि मंदिर वगैरह होता है, मंदिर हुआ, गिरजाघर हुआ, है ना, मस्जिद हुआ या छतरी हुआ, तो इसको शो करने के लिए मैप पे इस तरीके से किया जाता है। उसके बाद डाकघर, डाक या टेलीग्राफ कार्यालय, पुलिस स्टेशन को शो करना हो तो जैसे पीओ लिख दिए तो पोस्ट ऑफिस हो गया, पीटीओ लिख दिए तो डाक या टेलीग्राम कार्यालय हो गया, पीएस लिख दिए तो पुलिस स्टेशन हो गया, है ना। अगर मान लीजिए कि हमको बस्ती को शो करना हुआ या कब्रिस्तान को शो करना हुआ, है ना, तो उस केस में यहाँ पे इस तरीके से रेड वाला बना देंगे। अगर मान लीजिए हमको वृक्ष वगैरह शो करना हुआ तो एक वृक्ष का छोटा सा एक लोगो बना देंगे, घास तो घास का लोगो बना देंगे। तो इस तरीके से जो है मानचित्र पे जिस चीज को हमको शो करना है उसका पिक्चर बना देंगे। ऐसा नहीं कि मानचित्र पे पूरा एकदम ड्राइंग करना शुरू कर देंगे, पता चलेगा कि बस एक ही ड्राइंग में सारा मानचित्र आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे जो है मानचित्र बनाते हैं तो उसका प्रतीक चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं पृथ्वी का मानचित्र। पृथ्वी का मानचित्रण कैसा है भाई, है ना। तो कई बार क्या होता है कि आप स्कूल में जाते हो, कोचिंग में जाते हो, है ना, ऑफिस में कभी जाओगे तो वहां पे देखोगे कि आप ग्लोब देखते हो। तो भी ग्लोब क्या है? तो ग्लोब जो होता है उसको मॉडल ऑफ द अर्थ कहा जाता है ना। जैसा पृथ्वी है वैसा ही ग्लोब है। अच्छा, आप हमें बता सकते हो कि जब आप ग्लोब को देखते हो अपने ऑफिस में या कहीं पे आप ग्लोब देखते हो तो ग्लोब को देखिएगा वो थोड़ा झुका हुआ रहता है। आपको ये बताना है, ये कमेंट करना है कि ग्लोब कितना डिग्री झुका हुआ है अपने अक्ष पे। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी का मानचित्रण कुछ अधिक कठिन है क्योंकि हमारे ग्रह का आकार चपटा नहीं है ना। इसकी आकृति लगभग गोलाकार है। पहले हम कहते थे क्या कि हमारी जो पृथ्वी है वो चपटी हुई है। भैया चपटी नहीं है, कौन सा है? गोलाकार है। हम लगभग इसलिए कहते हैं क्योंकि यह पूर्ण गोलाकार नहीं है, अपितु ध्रुव पर थोड़ा चपटी है ना। हम इसे व्यवहारिक दृष्टि से गोलाकार मानेंगे। कागज के एक समतल पृष्ठ पर एक गोलाकार वस्तु को यथावत चित्रित करना ऐसा नहीं है, संभव नहीं है। ऐसा क्यों है? इसे समझने के लिए एक संतरे को
इस प्रकार छीलिए कि आपके पास कुछ छिलके के केवल 3 अथवा 4 टुकड़े हो। इसके बाद एक मेज पर उन्हें चपटा करके रखने का प्रयास कीजिए। आप पाइएगा कि किनारों को तोड़े बिना आप यह नहीं कर सकते। कहने का कथन ये है कि भैया आप एक संतरा ले लो, उसको छील लो और उसको बीच से दबाओ। आप देखोगे जब आप उसको बीच से दबाओगे तो कहीं ना कहीं से संतरा टूट जाएगा। या एक ग्लोब पर विचार कीजिए। एक ग्लोब, अब आप एक्सपेक्ट कीजिए कि आपके पास एक ग्लोब है और ग्लोब पे हमको विचार करना है। क्या विचार करना है? जो एक ग्लोब आकृति जैसा है और उस पर एक मानचित्र बनाया गया है। यह पृथ्वी, चंद्रमा, मंगल ग्रह, तारों और तारामंडल आदि का भी एक मानचित्र हो सकता है। इस पृष्ठ पर दिए गए प्रथम चित्र पर दर्शाए गए कुछ भौतिक वस्तु जो कलाकार है सामान्यतः धातु, प्लास्टिक या कार्डबोर्ड से बनी हुई है। जैसे मान लीजिए ये वाला जो है, क्या है ये? कार्डबोर्ड से बना हो सकता है ना, कोई मेटल से बना हो सकता है, प्लास्टिक से बना हो सकता है। हम यहाँ पृथ्वी के भूगोल के प्रतिनिधित्व करने वाले ग्लोब का अध्ययन करेंगे। चूंकि ग्लोब और पृथ्वी का आकार एक समान है, गोलाकार होता है, इसलिए एक ग्लोब किसी समतल मानचित्र की तुलना में पृथ्वी के भूगोल का बेहतर प्रतिनिधित्व करता है। जैसे मानचित्र हुआ, अभी हम लोग बहुत देर से मानचित्र पढ़ रहे थे। भैया मानचित्र क्या होता है? तो मानचित्र होता है फ्लैट सरफेस होता है ना। फ्लैट जैसे आपका पेज हुआ वो मानचित्र हुआ। लेकिन मान लीजिए कि मानचित्र पे हम उस तरीके से नहीं देख सकते हैं जिस तरीके से ग्लोब पे देख सकते हैं। ग्लोब को जब आप देखोगे तो आपको लगेगा कि आप टोटली अर्थ को देख रहे हो, है ना। लेकिन मानचित्र को भैया हम देखेंगे तो मानचित्र को देखने में ये थोड़ा पता चला कि हम पूरे अर्थ को देख रहे हैं। हमारा मानचित्र क्या है? एक पेज रहता है, तो पेज पे आप थोड़े ना देख पाइएगा, वही चीज है। अब निर्देशांक को समझना। किसी नगर या कस्बे के एक बड़े बाजार की कल्पना कीजिए जिसमें सीधी पंक्तियों के समान आकार की दुकानें हैं। आप बाजार में एक स्टेशनरी की दुकान पर अपने मित्र से मिलना चाहते हैं, लेकिन आपका मित्र यह नहीं जानता कि दुकान कहाँ पर है, अतः आप उसे इस प्रकार का निर्देश दे देंगे। देखिए, मान लीजिए कि आप बाजार गए और आपकी कोई दोस्त है या दोस्तिनी है। कई बार क्या होता है कि हमको अपनी दोस्तिनी को बुलाना रहता है दुकान पे और उसको पता नहीं रहता कि दुकान कौन सा है ना। तो आपको बताना होगा कि भैया कौन दुकान है। तो उसको कैसे बताओगे? तो आप उसको बताने के लिए क्या करेंगे कि प्रवेश द्वार से 5वीं पंक्ति की 7वीं दुकान पर संध्या 6 बजे मुझसे मिलो, है ना। कई बार क्या होता है, तुमको नहीं देखा हुआ है, अरे कुछ नहीं करना है, आना बाजार में, जो पहला दुकान होगा ना उसके 7 दुकान बाद आना और 7वां दुकान पे हम खड़े रहेंगे, 6 बजे तुरा से मिलेंगे। यही ना होता है। तो इससे आपका मित्र आपकी सही स्थिति को निर्धारण कर पाएगा। जैसे जैसे आप उसको बोलिएगा वैसे वैसे पहुंच जाएगी या पहुंच जाएगा। अब शतरंज के पलट पर विचार करते हैं। आगे बढ़ने वाली खिलाड़ी की चालों को दर्ज करने के लिए मुख्य खानों पर अक्षर क से ग तक और दोनों के बीच अंक 1 से 8 तक लगाए जाते हैं। इस साधारण प्रणाली से खिलाड़ी प्रत्येक वर्ग को अंकित कर पाते हैं और प्रत्येक चाल चिन्हित करते हैं। यहाँ पर सफेद पक्ष की रानी के सामने वाले प्यादे को 2 चाल आगे बढ़कर खेल का आरंभ किया जाता है, अतः प्यादा घ 2 से घ 4 की ओर आगे बढ़ता है। मतलब इसकी बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना। इन 2 उदाहरणों में प्रत्यक्ष प्रणाली को निर्देशित प्रणाली कहा जाता है। हाँ, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है निर्देशित प्रणाली किसे कहते हैं, तो आपको बताना होगा। इसके 2 निर्देशांकों की सहायता से स्टेशनरी की दुकान के साथ साथ शतरंज के पलट पर वर्गीकृत को भी ठीक ठीक निर्धारित किया जा सकता है। मानचित्र पर किसी स्थान की स्थिति के निर्धारण के लिए निर्देशांकों की इस प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। आइए इस प्रणाली का कैसे उपयोग करते हैं उसके बारे में जानते हैं। अब आपका जो पॉइंट है वो दूसरा पॉइंट है अक्षांश। भैया अक्षांश क्या है, ये इंपॉर्टेंट है ना। और आज जो हमारा क्लास है वो अक्षांश तक ही रखेंगे।
अगर आपको इससे लंबा क्लास चाहिए तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। हमारी कोशिश रहेगी कि आपके लिए जो है इससे लंबा लंबा क्लास लाए। अक्षांश किसको बोलते हैं? तो आइए ग्लोब पर पुनः देखते हैं। इस पर उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव की पहचान करना सरल है। ग्लोब को घुमाइए। जब यह घुमाया जाता है तो ऊपर और नीचे स्तर पर स्थित बिंदु दो ध्रुव है। इसके मध्य में भूमध्य रेखा जिसको विषुवत वृत्त होती है। इस वृत्त को पहचानिए जो उन्हें चिन्हित करता है। जैसे यहाँ भैया मानचित्र का भी, इसमें तो मानचित्र दिया ही नहीं है। जैसे मान लीजिए कि मानचित्र होता है तो उसके ऊपर ये वाला ऊपर सिरा और नीचे वाला सिरा जो होता है वह उत्तर को इंडिकेट करता है। यहाँ पे आप देखिएगा कि आपको बताया जाएगा कि उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव की पहचान करता है। कल्पना कीजिए कि आप भूमध्य रेखा पर खड़े हैं और दोनों ध्रुवों के में से किसी एक ध्रुव की ओर यात्रा कर रहे हैं। ऐसा करते समय भूमध्य रेखा से आपकी दूरी बढ़ती जाएगी। अक्षांश भूमध्य रेखा से इसी दूरी को मापता है। आप इस यात्रा के किसी भी बिंदु पर एक काल्पनिक रेखा खींच सकते हैं जो भूमध्य रेखा के समांतर पूर्व से पश्चिम की ओर जाती है। इस प्रकार की रेखा को अक्षांश या समांतर कहते हैं। कभी आपसे पूछा जा सकता है कि भैया अक्षांश किसको बोलते हैं, समांतर किसको बोलते हैं, है ना? तो यहां से बोल सकते हो कि किसी भी बिंदु पर काल्पनिक रेखा खींच सकते हैं जो भूमध्य रेखा के समांतर पूर्व से पश्चिम की ओर जाती है और इसे ही जो है अक्षांश रेखा कहते हैं, है ना? यह पृथ्वी के चारों ओर एक वृत्त बनाती है। पुनः ग्लोब पर यह सुनिश्चित करना सरल है कि सबसे बड़ा वृत्त विषुवत वृत्त है, जबकि हम जैसे ही उत्तर की ओर और दक्षिण की ओर आगे बढ़ते हैं तो अक्षांश द्वारा अंकित किए गए वृत्त छोटे वृत्त हो जाते हैं। 1.3 पिक्चर में आपको दिखाया गया, ये रहा आपका। देखिए यहीं पे हम बोल रहे थे आपको कि ये आपका उत्तर ध्रुव है और नीचे जब हम देखेंगे तो ये दक्षिण ध्रुव है ना? और अगर मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोग भारत में है तो हम लोग जो है आपका एशिया मानचित्र के अंदर में आते हैं, है ना? और ये वाला जो है हमारा भूमध्य रेखा है, ये वाला जो गया हुआ है ये भूमध्य रेखा है और इसी के बारे में अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। अक्षांशों को अंश डिग्री में व्यक्त किया जाता है। परंपरागत रूप से विभिन्न वृत्त अक्षांश 0 या 0 अंश है, जबकि दो वृत्तों के अक्षांश क्रमशः 90 अंश और 90 दक्षिण अंश है। इसे 90 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री दक्षिण के रूप में लिखा जाता है। यहाँ पे 90 उत्तर और नीचे 90 दक्षिण। अक्षांश और जलवायु के बीच एक संबंध है। भूमध्य रेखा के चारों ओर जलवायु समानतः गर्म है ना? इसे उष्ण भी कहा जाता है। आपसे पूछा जाता है भी क्या उष्ण कटिबंध किसे कहते हैं ना? जैसे ही आप भूमध्य रेखा से दूर दो ध्रुवों के में से किसी एक की ओर यात्रा करते हैं तब अक्षांश की डिग्री बढ़ती जाती है और जलवायु शीतोष्ण होती जाती है। उत्तर और दक्षिण ध्रुव के निकट जलवायु शीत ठंडी होती है और आप विज्ञान में पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है। यह भी कि हम एक वर्ष की समय अवधि में विभिन्न ऋतुओं का अनुभव क्यों करते हैं। तो ये सब आपको जो है पढ़ना है। इसके बाद है देशांतर। तो देशांतर के बारे में जो है हम कल समझेंगे। आज हमने जो पढ़ा उत्तर ध्रुव दक्षिण ध्रुव के बारे में पढ़ा और अक्षांश के बारे में हमने पढ़ा। इसके बाद बात करें तो निर्देशांक को समझा, ग्लोब किसे कहते हैं वो समझा, है ना? उसके बाद जो है मानचित्र किसे कहते हैं वो समझे। मानचित्र के प्रमुख जो घटक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं इसके बारे में हमने जाना। तो वीडियो आप ध्यान से देखिएगा, आपको सारी बातें समझ में आएगी। किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन होता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और किस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए वो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम आपके लिए उस सब्जेक्ट का भी वीडियो चैप्टर बाय चैप्टर बना देंगे। तो ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट 1 चैप्टर का पार्ट 1 है। अब हम आपके लिए कल पार्ट 2 लाएंगे, फिर परसों पार्ट 3 लाएंगे। ऐसे कर करके जो है हम आपका चैप्टर खत्म कर देंगे, क्योंकि एक ही दिन में सारा चैप्टर खत्म करना पॉसिबल नहीं है, काफी लंबा चैप्टर है। तो स्टेप बाय स्टेप करके हम आपके इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। और जिन जिन क्वेश्चन जो हम आपसे पूछे हैं उसका आप कमेंट जरूर कीजिएगा।
वीडियो आपको पसंद आएगा तो इसको लाइक शेयर तो आप कीजिएगा ही, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें सपोर्ट कीजिएगा ताकि हम आपके लिए इसी तरीके के वीडियोस लगातार लाते रहें। मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। इतने देर जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।